For example, I have shared with you guys, I hope you all can see the screen, 2012 का आपके पास है ऐसे का पेपर, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास 10 टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब नंबर 1 आ जाता है आपका टॉपिक सिलेक्शन, कि आपने टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने टाइम भी नोट करना है। टेक 10 to 15 मिनट्स, आराम, तहम्मुल, हौसले, तसल्ली के साथ आपने टॉपिक सिलेक्ट करना है, ठीक है। लेट्स सी कि मैं किस तरह से टॉपिक सिलेक्ट करती हूँ। मेरे पास आ गया जी पेपर। एज्यूम करें कि मैं बैठी हुई हूँ एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। पहला टॉपिक मैंने पढ़ा, एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। चलो जी, एनर्जी क्राइसिस का वर्ड ही सुन के मैंने एनर्जी क्राइसिस का टॉपिक नहीं प्रिपेयर किया हुआ था, मेरा ये टॉपिक क्रॉस। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है टॉपिक, ओबेसिटी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, ठीक है। अब ये भी कोई ऐसा वेल प्रिपेयर टॉपिक नहीं है मेरा, ये भी हो गया क्रॉस। थर्ड टॉपिक है जी, बेगर्स कांट बी चूजर्स। ये भी बड़ा अजीब लिटरेचर से रिलेटेड टॉपिक है, मैं नहीं कर सकती, क्रॉस। अब इतने पहले 3 देख करना कि मुझे तीनों नहीं आते, आप लोगों ने पैनिक नहीं हो जाना, ठीक है। और ये होता है एट टाइम्स, आपको हो सकता है शुरू के 7 टॉपिक्स नहीं आते हो, आखिरी 3 आते हो, तो इट्स ऑल राइट, ठीक है, क्योंकि इवेंचुअली तो आपने खाली एक टॉपिक पे ऐसे लिखना है ना, तो आपने परेशान नहीं होना। फोर्थ में पढ़ती हूँ, यूनाइटेड नेशंस इन 21st सेंचुरी, ऑब्लिगेशंस एंड लिमिटेशंस। यूएन के ऊपर भी मेरे पास कोई इतना डाटा नहीं है, ठीक है, तो मैंने इस टॉपिक को भी कर देना है क्रॉस। अच्छा, आपने क्रॉस करते जाना है उन सारे टॉपिक्स को जिनके ऊपर आप बिल्कुल नहीं लिख सकते, और टिक करना है उन टॉपिक्स को जिनके ऊपर आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रेन्स लाइक हार्ट्स गो वेयर दे आर अप्रिशिएटेड। अच्छा, फिर अब ये दोबारा इस तरह का लिटरेरी टॉपिक आ गया और लिटरेचर से रिलेटेड टॉपिक आ गया, मैंने इसको भी कर दिया क्रॉस। सिक्स्थ आ गया है द इमर्जिंग। अब आप देखो कि रियल लाइफ सिचुएशन में, रियल लाइफ सिनेरियो में पहले 5 टॉपिक्स पढ़े हैं मैंने, मुझे एक लफ्ज नहीं आता, मेरा स्ट्रेस लेवल किधर चला जाएगा। ये इस चीज की भी आपने प्रैक्टिस करनी है बड़े तहम्मुल के साथ। इट्स ओके, अभी 5 और टॉपिक्स रहते हैं, उनको पढ़ना है, ठीक है। नंबर 6 आ जाता है द इमर्जिंग पावर ऑफ पब्लिक ओपिनियन। अच्छा, अब ये थोड़ा सा मेरे टेस्ट का टॉपिक आ गया है, ठीक है, कि मुझे पब्लिक ओपिनियन और सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि मैं खुद आर्ट्स की बंदी हूँ, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, मुझे हल्का सा हौसला तसल्ली हुआ, लेकिन फिर भी मेरा ये बहुत कोई वेल प्रिपेयर टॉपिक नहीं था, मैंने इसको कर दिया पॉइंट नंबर 6 को टिक, राइट। नंबर 7 है द सफरिंग सोल इन द साइंटिफिक एज। अच्छा, अब इसके ऊपर भी मेरा थोड़ा बहुत ओपिनियन। अब ये आपको लग रहा है ना बड़ा मुश्किल टॉपिक है, ये बेसिकली आपका वही आईटी रेवोल्यूशन के ऊपर है, ठीक है, कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्या चेंजेस किए हैं, और सफरिंग सोल के मतलब उसके डीमेरिट्स के ऊपर है। तो ये भी मैंने टिक कर दिया, क्योंकि मेरा इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है, या मेरा इंटरेस्ट है इस टॉपिक के ऊपर। फिर आपके पास नंबर 8 आ जाता है। अभी तक मुझे देखो 8वें में पढ़ने लगी और मुझे सिर्फ 2 टॉपिक्स आते हैं, और वो भी कोई बहुत अच्छे तरीके से नहीं आते, ठीक है, लेकिन फिर भी ट्राई टू मैनेज योर स्ट्रेस लेवल और आगे चलते हैं। जिन बच्चों ने भी नया अभी क्लास ज्वाइन की है, उनके लिए मैं बता दूं कि मैं आप लोगों को टॉपिक किस तरह से सिलेक्ट करना है एग्जामिनेशन हॉल में, वो बता रही हूँ। जो टॉपिक्स आते हैं उनको टिक करते जाएं, टॉपिक जो नहीं आते उनको क्रॉस करते जाएं। ये एक्सरसाइज मैं खुद पर्सनली करके दिखा रही हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोगों ने ये किस तरह से करनी है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू टॉपिक नंबर 8, अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। वाह, डबल टिक करूंगी इसको मैं, ठीक है, क्योंकि आई माई सेल्फ बीन एन एजुकेशनिस्ट, मुझे पता है, और ये मेरा बहुत अच्छा वेल प्रिपेयर टॉपिक था। इसके ऊपर मुझे सारी कोटेशंस, फैक्ट्स एंड फिगर्स और पता नहीं कितनी आउटलाइंस मैंने बनाई हुई थी। अब यहाँ पे ओवर एक्साइटेड भी नहीं हो जाना कि अब ये टॉपिक सिलेक्ट कर लिया और बाकी 2 पढ़ने की जहमत ही ना करें, या उनको इतना हाफ हार्टेडली आप पढ़ें कि हो सकता है कि इसके बाद का जो टॉपिक है वो ज्यादा बेहतर हो, लेकिन आप क्योंकि पहले 7 टॉपिक पढ़ के इतने डिसअपॉइंट हुए हुए थे कि आप जल्दी में सिलेक्ट कर लें टॉपिक, ये भी नहीं करना। हौसला रखें, आके देखें। टॉपिक नंबर 9, डेमोक्रेसी इज अ कल्चर रादर देन अ प्रोसेस। अब मेरा डेमोक्रेसी वाला टॉपिक भी बहुत अच्छा प्रिपेयर्ड है मेरे पास। अब यहाँ पे एक टसल आ गया कि दोनों में से किस पे जाऊं। थर्ड में पढ़ती हूँ सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटीज फॉर वुमेन इन इस्लाम। अब जिसका जेंडर स्टडीज मेरा तो नहीं है, इसलिए मैं ये टॉपिक इतना अच्छा नहीं अटेम्प्ट कर सकती। अच्छा ये मुझे मैसेज किया है एहसन ने कि डेमोक्रेसी वाला कर सकते हैं। गुड एहसन, अगर आप डेमोक्रेसी वाला कर सकते हैं आप वो करें, लेकिन अगर अभी फिलहाल मैं आप लोगों से नहीं ले रही ओपिनियन, ठीक है, ये वाला आज की जो क्लास है ना, इसके अंदर मैं आपको खुद अपना बता रही हूँ, ठीक है, कि मैं किस तरह से सिलेक्ट करती। अब मेरे पास क्या शॉर्ट लिस्ट, मैंने जो टॉपिक्स किए थे उसके अंदर कौन कौन सा था मेरा, इमर्जिंग पावर, सोशल मीडिया पे मैं लिख सकती हूँ, आईटी पे मैं थोड़ा बहुत लिख सकती हूँ। प्लीज डोंट ड्रॉ ऑन द स्क्रीन।
अब मेरे पास ये दो हैं, ठीक है, नंबर 8 पे है एजुकेशन वाला और नंबर 8 है डेमोक्रेसी वाला। दोनों मेरे पास अच्छे प्रिपेयर टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं फिर भी आई विल गो फॉर एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। ठीक है, देखो मैंने अच्छे खासे 6-7 मिनट लगाए हैं, आप 10-15 मिनट भी लगा सकते हैं टॉपिक सिलेक्शन के ऊपर। ठीक है, ये तो मैंने कर लिया सिलेक्ट टॉपिक। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ एक प्रॉपर एसे, ठीक है, और उसको हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, और इसके अंदर जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो मुझे साथ साथ मिस्टेक्स पॉइंट आउट करते रहेंगे। ठीक है, कि इसके अंदर क्या क्या मिस्टेक्स हैं। मैंने इस ऐसे के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर, आउटलाइन के अंदर, लैंग्वेज वोकैबुलरी के अंदर, कोहेरेंस की और बेतहाशा मिस्टेक्स हैं। ठीक है, आप लोगों ने बारी बारी वो मिस्टेक्स पॉइंट आउट करनी है। ठीक है, पहले तो हम पढ़ते हैं टॉपिक क्या है। अच्छा, बाय द वे आप लोगों का पेपर प्रेजेंटेशन मोर और लेस इसी तरह की रहेगी। ठीक है, अनलेस अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू एक्सेप्शंस व्हिच आई टेल यू गाइस लेटर ऑन। अच्छा, मैं साथ साथ वो डॉक्यूमेंट भी खोल देती हूँ जिसमें एक करेक्ट आउटलाइन लिखी हुई है। होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, ताकि हम कंपैरिजन कर लें। अगर आप लोगों को भूल गया है तो आप लोग वहां से, मैं आपको पहले करेक्ट वर्जन दिखाऊंगी, फिर आप लोगों ने दोबारा इसको देखना है और फिर मुझे बताना है कि इसके अंदर क्या मिस्टेक है। ठीक है, अच्छा, टॉपिक है जी डिजिटलाइजेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लेसिंग और कर्स इन द लॉन्ग रन। टॉपिक इंटरप्रेट आप किस तरह से करना है। पहले तो मुझे बताएं कि क्या ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे है या आर्गुमेंटेटिव ऐसे। डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है कि जिसके अंदर आपके पास एक क्लियर कट जो है ना वो स्टेटमेंट होती है, जिसके अंदर आपने कोई स्टैंस नहीं लेना होता, कोई यस नो की ऑप्शन आपके पास नहीं होती, आपने अपने पॉइंट्स के थ्रू उसको प्रूव करना होता है। ठीक है, सॉरी आर्गुमेंटेटिव, आर्गुमेंटेटिव, सॉरी सॉरी मैंने गलत बोल दिया आपको, सॉरी, मैं आपको दोबारा बताती हूँ। डिस्क्रिप्टिव ऐसे वो होता है कि जिसके अंदर आपने सिर्फ एक चीज, एक स्टेटमेंट उसने आपको दी हुई होती है, आपने उसको सिर्फ डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है, अभी मैं आपको दोबारा वही पेपर शेयर करके डिस्क्रिप्टिव और उसकी बता देती हूँ। आर्ग्यूमेंटेटिव वो ऐसे होता है कि देखो जैसे द नेम इंडिकेट्स, मैंने आप लोगों को इतनी दफा ये फर्क बताया ना डिस्क्रिप्टिव और आर्ग्यूमेंटेटिव का कि मुझे खुद कंफ्यूज कर दिया। होल्ड ऑन, लेट मी ओपन अप द पेपर अगेन। देखिए थोड़ा ना आपको इंग्लिश के अगर आप ऊपर गौर करें तो आपका डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्राइब का क्या मतलब होता है। ठीक है, कि आपको एक टॉपिक दे दिया है, आपने उसको सिर्फ डिस्क्राइब करना है, ठीक है, या एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आर्ग्यूमेंटेटिव क्या होता है कि आपने उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट बिल्डिंग करनी है। ठीक है, कोई स्टैंस लेना है, कोई पॉइंट ऑफ व्यू लेना है और उसको प्रूव करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये पता नहीं इतना कॉम्प्लेक्स करके हमें क्यों बताया जाता है कि हम लोग आज तक बच्चे ना, आधे बच्चे इसी कंफ्यूजन में से नहीं निकले कि ये आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे क्या होता है और डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है। कुछ भी नहीं होता ये, अभी मैं आपको बताती हूँ क्या होता है, बल्कि आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि एक मैं आपको ऐसे स्टेटमेंट देती हूँ, आई लव माई कंट्री, ठीक है, या पाकिस्तान इज अ ब्यूटिफुल कंट्री। ठीक है, या खाली टॉपिक जैसे हम मैट्रिक एफएससी में, या खैर इस लेवल पे तो नहीं, बहुत बचपन में हम लिखते होते थे टॉपिक जैसे माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, या माई हाउस, या हम ऐसे लिखते थे माई कंट्री या माई फैमिली। ठीक है, ये वाले सारे ऐसे क्या हैं, डिस्क्रिप्टिव ऐसे हैं जिसमें आपने, आपको चॉइस है कि आप बताएं कि जी हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, और उसका नाम क्या है और कितना आप लोगों ने साथ टाइम स्पेंड किया, या आपका घर कैसे है, कैसा है, उसमें कितने मेंबर्स हैं, उसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे क्या होता है, अब इस इन्हीं स्टेटमेंट्स को आप चेंज कर लें, कि जैसे मैं कहती हूँ कि इज पाकिस्तान अ सेफ कंट्री फॉर टूरिज्म। ठीक है, अब मैंने आपको ये नहीं कह दिया कि आप लिखें जी राइट एन एसे ऑन माय कंट्री। ठीक है, बल्कि आपने प्रूव करना है, ये आर्ग्यूमेंट देना है कि क्या पाकिस्तान सेफ है इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए। इसमें आप स्टैंड लेंगे यस का, या आप स्टैंड लेंगे नो का, या एट टाइम्स आपके पास स्टैंड की भी चॉइस नहीं होती, वो आपको दे देता है, ये कह देता है कि पाकिस्तान is no more a safe country for international tourism। आपने उसको पॉइंट को प्रूव करना है। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि अपनी क्लास में से हम एग्जाम्पल उठाते हैं, हम ये अक्सर मैं एग्जाम्पल करती होती हूँ, मैं कहती हूँ कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे क्या है कि रिदा इज मोर इंटेलिजेंट देन सदफ, ये दोनों मेरी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब रिदा इज मोर इंटेलिजेंट देन सदफ, दैट मीन्स कि आपने इस ऐसे को आर्ग्यूमेंट्स देने हैं कि हाँ जी रिदा ज्यादा इंटेलिजेंट है। कैसे ज्यादा इंटेलिजेंट है? टाइम पे असाइनमेंट्स करती है, उसका इंटेलेक्चुअल, नो ऑफेंस सदफ, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ओके, इट कुड हैव बीन द अदर वे अराउंड। रिदा जो है वो टाइम पे असाइनमेंट भेजती है, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल ज्यादा है, वो अच्छी एग्जांपल्स और कोटेशंस कोट करती है और ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारे अब पॉइंट्स मैंने क्या प्रूव कर रहे हैं कि इंडीड रिदा इज मोर इंटेलिजेंट देन सदफ, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे की कोई स्टेटमेंट आपको बना के देती तो मैं कहती रिदा एंड सदफ बोथ आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास, ठीक है, बात खत्म हो गई। अब हम जाते हैं सीएसएस के ऐसे की एग्जांपल के ऊपर। Can you guys see the paper of 2012 again? स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? अच्छा, गुड। पहला आपका टॉपिक क्या है? एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। सिंपल सा टॉपिक है कि भाई एनर्जी क्राइसिस आप बताएं, ठीक है, उनकी कॉजेस क्या हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, ठीक है। अब ये इस डिस्क्राइब नहीं कर देना, जनरली नहीं आपने लिख देना। अगर ये स्टेटमेंट यहाँ तक होती ना कि एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, तो आप जनरल नोट लिख लेते उसके ऊपर कि जी ये पाकिस्तान की एनर्जी क्राइसिस है, ठीक है। उसमें आप उनकी कॉजेस बता दें और फिर अपने आर्ग्यूमेंट के थ्रू प्रूव करेंगे हाँ जी इन वजूहात की वजह से एनर्जी क्राइसिस हुए। कॉन्सिक्वेंसेस बताएं कि हाँ जी एनर्जी क्राइसिस की इन वजूहात की वजह से आगे फ्यूचर में हमें ये कॉन्सिक्वेंसेस, ये प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। सो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं? अपने पॉइंट को प्रूव कर रहे हैं। ये बेसिकली आप एग्जामिनर का पॉइंट प्रूव कर रहे हैं क्योंकि उसने आपको चॉइस नहीं दी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट अब क्या है? ओबेसिटी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, ठीक है। सिंपल सी स्टेटमेंट है, आपको प्रूव करना है एक एक आर्ग्यूमेंट देके कि कैसे ओबेसिटी जो है ना वो सारी बीमारियों की जड़ है, ठीक है। उससे ब्लड प्रेशर होता है, आप डायबिटिक हो जाते हैं और बाकी बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हार्ट डिजीजेस हो जाती हैं, ये वाली सारी चीजें, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अब थर्ड आप स्टेटमेंट देखें, बेगर्स कांट बी चूजर्स। सिंपल डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट है कि आप बताएं कि देखो बेगर जो है ना उसके पास तो चूज करने की चॉइस नहीं होती, ठीक है। इसको इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेना आपने। वो जो कीवर्ड्स मैंने आपको कहा था ना कि एग्जैक्ट रेप्लिकेट नहीं करने के, बेगर को बेगर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेना और चूजर्स को चूजर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेना। जैसे फॉर एग्जांपल इफ लाइफ थ्रोज लेमन मेक लेमनेड, दैट डजंट मीन कि अगर जिंदगी आपके ऊपर वो ये कहना चाह रहे कि लीमू फेंके तो आप उसे शिकंजीवीन बना दें। दैट मीन्स के लेमन मीन्स कि अगर आप जिंदगी आपके ऊपर मुश्किलात आती हैं जिंदगी के अंदर तो आप उनको पॉजिटिवली चैनलाइज करें, ठीक है, एंड टेक देम एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर वर्किंग इवन मोर हार्डर, ठीक है। इसी तरह जो लोग बेगर्स हैं, ठीक है, वो चूजर्स नहीं हो सकते। अगर फॉर एग्जांपल आप जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गए और आप इतने प्रोग्रेसिव नहीं है और आप इतने हार्ड वर्कर नहीं है, ठीक है, तो आप फिर चूजर तो नहीं हो सकते, आप फिर सक्सेसफुल तो नहीं हो सकते जिंदगी के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर, राइट। अच्छा, आगे आप आ जाते हैं द यूनाइटेड नेशंस इन 21st सेंचुरी, ऑब्लिगेशंस एंड लिमिटेशंस, ठीक है। कि आप बताएं कि यूनाइटेड नेशंस की जो 21st सेंचुरी के अंदर जो है ना उसकी क्या रूल्स थे, क्या लिमिटेशंस थी, अभी तक यूएन अभी सो फार कहाँ कहाँ उन्होंने इंटरवीन किया हुआ है और उनके पीस कीपिंग मिशन या और बाकी सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स किस हद तक कामयाब हुए हैं। ये यूएन से रिलेटेड अक्सर इस तरह का सवाल आता भी है कि मोर एंड मोर मिलिट्री इंटरवेंशंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज द वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड्स पीस, कि क्या यूएन तो हर जगह इंटरवीन करी लेकिन फिर भी दुनिया क्या पीस की तरफ जा रही है। अब ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे कि वो अब आपने प्रूव करना है। अगर तो आप ये स्टैंड लेते हैं कि हाँ जी यूएन के जो पीस कीपिंग मिशन है वो काफी सक्सेसफुल रहे हैं दुनिया में अमन कायम करने पे, तो उसको आप प्रूफ करें डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू। ऑन दी अदर हैंड अगर आप ये समझते हैं कि नहीं यूएन के जो पीस कीपिंग मिशन हैं वो तो और फसाद डाल रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ वर्ल्ड लीडर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अफगानिस्तान के अंदर आप देख लें क्या कोई हुआ रिजॉल्व इशू हुआ, इराक के अंदर आप देख लें क्या कोई हुआ रिजॉल्व इशू, नहीं हुआ। इस तरह की और बेबहात हमारे पास एग्जांपल्स हैं। पैलेस्टाइन इशू अभी तक लिंगर ऑन कर रहा है, ठीक है। अच्छा खैर, अब मैं आपको बताती हूँ फॉर एग्जांपल, अब आप लोग मुझे बताएंगे कि ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे या आर्गुमेंटेटिव ऐसे, मैंने आप लोगों को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया। डेमोक्रेसी इज अ कल्चर रादर देन अ प्रोसेस। अब बताएं, क्या वो आपको कह रहा है कि जनरली राइट अ नोट ऑन डेमोक्रेसी, या वो ये कह रहा है कि आप बताएं कि डेमोक्रेसी एक कल्चर है ना कि एक प्रोसेस नहीं है, इसको आप प्रूव करें। मैम आर्गुमेंटेटिव है।
आर्ग्यूमेंटेटिव है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड, आप टॉपिक नंबर 8 आप मुझे बताएं, अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशन सिस्टम्स इन पाकिस्तान। आर्गुमेंटेटिव। सॉरी, डिस्क्रिप्टिव है ये। होल्ड ऑन, बहुत मिक्स सा ओपिनियन आ रहा है। डिस्क्रिप्टिव। हु एल्स, कोई और बताए। मैम डिस्क्रिप्टिव है, इसमें हम जस्ट एजुकेशन सिस्टम को डिटेल में उसका वो क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। बिल्कुल ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे है कि आपने जनरली क्रिटिकली एनालाइज करना है कि एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं उनके, और जनरली क्या क्या प्रॉब्लम्स रही हैं, किस तरह से वो सिस्टम इवॉल्व हुआ है और आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं कोई कंपैरिजन में कह देती ना कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कह देती कि जी सिंगल नेशनल करिकुलम से रिलेटेड मैं आपसे पूछ लेती, कोई ऐसी स्टेटमेंट दे देती कि क्या सिंगल नेशनल करिकुलम जो है ना वो आगे फ्यूचर में वो कह देता कि जी सिंगल नेशनल करिकुलम जो है ना वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन से आप नेशनलिज्म को प्रमोट नहीं करेंगे, रादर कि जिस तरह से आप उसके अंदर बहुत ज्यादा फोर्स आपने इम्पोर्टेंस दे दी है आपके जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, तो वो आपके दोबारा उस रैट रेस को, प्रोविंशियलिज्म की रैट रेस को एनहांस करेगा। अब ये इस तरह का टॉपिक है कि जिसके अंदर आपको स्टैंस लेना है कि हाँ जी सिंगल नेशनल करिकुलम क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो उसको प्रूव करें। अगर आप स्टैंस लेते हैं कि नहीं जी सिंगल नेशनल करिकुलम कोई नेशनलिज्म को प्रमोट नहीं करेगा, रादर प्रोविंशियलिज्म के और मसले खड़े कर देगा, तो फिर उन पॉइंट्स और उन आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू आपने अपने स्टैंस को प्रूव करना है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देते हैं फिर हम निकलते हैं। देखो जैसे ये हो गया ना कि सिंपल आपने डिस्क्राइब करनी है स्टेटमेंट के, द सफरिंग सोल इन द साइंटिफिक एज, ये साइंटिफिक एज में आप बताएंगे इंसान कितना बेचारा जो है ना वो सफर हो रहा है इमोशनली, फिजिकली, टेक्निकली। आपके सारे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जॉब्स टेक ओवर कर रही हैं, तो इंसान क्या करें और वो किस तरह से सफर हुए हैं, ठीक है। आई होप यू गाइज आर क्लियर नाउ ऑन दिस, और हम अब वापस जाते हैं अपने ऐसे के ऊपर। Here we go. अच्छा जी, आप मुझे बताएं कि डिजिटलाइजेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टॉपिक है आपका, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि ये एक ब्लेसिंग है या कर्स है, ठीक है। अब मुझे बताएं कि ये क्या डिस्क्रिप्टिव ऐसे है या आर्गुमेंटेटिव ऐसे है। आर्गुमेंटेटिव। और कोई बताए। आर्गुमेंटेटिव। हु एल्स, किसी ने डिस्क्रिप्टिव कहा था, मुझे आवाज आई है। किसी ने भी नहीं कहा डिस्क्रिप्टिव। अब कोई सोच भी रहा होगा ना बेचारा, तो बोलेगा नहीं। अगर कोई बच्चा मैम सोच रहा है, जी जी मैम मेरे लिहाज से हो सकता है मे बी। सॉरी, मैम मे बी ये शायद डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। अच्छा कैसे है जी डिस्क्रिप्टिव ऐसे। इसके अंदर आपको वो क्या ये कह रहा है कि जनरली आप डिस्क्राइब करें डिजिटलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, तब तो ये डिस्क्रिप्टिव होता। वो आपको ये कह रहा है कि स्लैश के बाद क्या कह रहा है कि बताएं कि ये ब्लेसिंग है या कर्स है, ठीक है। दैट मीन्स कि मैम आपने इसमें स्टांस लेना होगा, मैं यस सर नो हाँ होगा ना आई यार, थिंक। इस पे स्टैंस लेना है आपने, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्टिव नहीं हो सकता। डिस्क्रिप्टिव ये तब होता कि मैं कह देती कि जी the growing evolution of digitalization and artificial intelligence you know is going to be very fruitful for our society, let's say, ठीक है। मैंने एक सिंपल एक स्टेटमेंट बता दी आपको, अपना मैंने स्टांस दे दिया, अब आप उसके ऊपर जनरली डिस्क्राइब करेंगे जी, या राइट अ नोट ऑन डिजिटल रेवोल्यूशन, या हाउ डू मैम यू सी। मतलब कि जी जी जब दो चीजों के दरमियान मैम मतलब कि डिफरेंस बताना हो या दो लोगों के दरमियान आर्गुमेंट्स हो तो तब हम उसे कहते हैं ना आर्गुमेंटेटिव ऐसे। और बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव मतलब किसी चीज को डिस्क्राइब करना, डिफाइन करना, और लाइक एक ही चीज या एक ही पॉइंट को लेके आपने एंड तक चलना है। देखिए, डिस्क्राइब और आर्ग्यूमेंट के अंदर मेन डिफरेंस याद कर लें आप, एक दफा इसकी मीनिंग खोल कर देख लें। डिस्क्राइब में आपने सिर्फ उसको जनरल एक्सप्लेनेशन देनी होती है, आर्ग्यूमेंट के अंदर आपको अपनी बात प्रूव करनी होती है, ठीक है। क्लियर, यस मैम। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती पाकिस्तान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, ठीक है, जनरल आप लिखते हैं उसके ऊपर कि जी कैसे खूबसूरत है, कौन कौन से यहाँ पे झरने और आबशारें चल रही हैं और ये वो सारी चीजें। मैं अगर कहती कि इज पाकिस्तान अ पीसफुल कंट्री,
फिर आपको क्या करना पड़ता, उस स्टेटमेंट के ऊपर अपना एक स्टैंस लेना पड़ता, उसको प्रूव करना पड़ता कि जी है या नहीं है। ठीक है, या मैं कहती इन द लास्ट 20 years पाकिस्तान हैव नॉट बीन प्रूव टू बी अ पीसफुल कंट्री। तो फिर आपको ये प्रूव करना पड़ता कि जी पिछले 20 साल से पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री नहीं है, उसकी ये रीजंस है। ठीक है, अभी समझ आई? यस मैम। ओके ओके ओके। अच्छा, खैर वो कह रहा है जी डिजिटलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लेसिंग है या कर्स है। पहली चीज हमने ये क्लियर कर ली कि ये है एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे। ठीक है, अब इसके ऊपर अब आप लोगों ने स्टैंस अपना चूज करना है। बताएं कि ये या तो आप ये स्टैंस लेंगे कि ये ब्लेसिंग है, या आप ये स्टैंस लेंगे कि ये कर्स है। ठीक है, अच्छा अब कुछ बच्चे ये करते हैं, लास्ट क्लास में मैंने एक ये मिस्टेक पॉइंट आउट की थी बच्चों की, कि वो क्या करते हैं कि दोनों स्टैंस ले सकते हैं, ले लेते हैं। ठीक है, कि पहले वो और थीसिस स्टेटमेंट में ही मजे की बात अपने ही पॉइंट को नेगेट कर देते हैं। आर्गुमेंटेटिव ऐसे के अंदर ठीक है आप एक एंटी थीसिस लिखते हैं एक दो पैराग्राफ्स का, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट के अंदर ही उसको बता दें। पहले आप कहें कि जी नहीं डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो हैज प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग फॉर दिस रीजंस, बट यस इट इज आल्सो अ कर्स फॉर दिस रीजंस इन द लॉन्गर रन। नो, 50-50 वेटेज कभी भी नहीं देते। अपने स्टैंस को आप ज्यादा यार वेटेज देंगे ना, कॉमन सेंस की बात है, जो आपका थीसिस होगा उसको आप वेटेज देंगे। आपके थीसिस को आपने 90% वेटेज देना है, यस एंटी थीसिस आप जरूर लिखेंगे, लेकिन वो सिर्फ एक दो पैराग्राफ्स का होगा, दैट मीन्स कि सिर्फ 5 to 10% उसकी वेटेज होगी। ठीक है, आप एक इस पहले ही पेज पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, ठीक है, उसको आप आइडेंटिफाई करें। और उससे पहले एक दफा आप लोगों ने ये देख ली स्क्रीन, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आउटलाइन का जो स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी, मैम ये तीसरे स्टेटमेंट का आई थिंक वो है मैम, मिस्टेक है कि ये तो इंट्रो में आना चाहिए था मैम। ये इंट्रोडक्शन कौन में होनी एहसन बोल चाहिए रहा मैम। है यार? एहसन आप सब्र तो करें, बाकी बच्चे भी हैं, मुझे उनको एक दफा दिखाने तो दें। ओके गाइस, हियर यू गो। जो नए बच्चे भी हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये फॉर्मेट होता है आपका आउटलाइन लिखने का। ठीक है, ऊपर लिखा आपने टॉपिक, उसने भी ऊपर टॉपिक लिखा था। फिर उसके बाद देना है आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग। इंट्रोडक्शन के बाद थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग नहीं देनी, और यहाँ पे अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है। और फिर उसके बाद फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स अपना आप लोगों ने आर्ग्यूमेंट्स लिखना शुरू कर देना। ठीक है, अब उस स्क्रीन बच्चे तो ने क्या विजिबल नहीं है मैम। क्या स्क्रीन तो विजिबल नहीं है मैम। ये आप लोगों को ये स्क्रीन नजर नहीं आ रही आउटलाइन की? अब हुई है मैम। अच्छा, इसको आप गौर से देखें, दिस इज द करेक्ट वन। फिर मैं आपको रॉन्ग वाली दिखाऊंगी और आप लोगों ने मिस्टेक पॉइंट आउट करनी है। मैंने क्या आपको बताया कि आपने पहले टॉपिक लिखना है ऐसे का, फिर इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है। इंट्रोडक्शन के अंदर आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है 2-3 लाइंस की, हेडिंग नहीं देनी थीसिस स्टेटमेंट की, ऑलराइट। फिर उसके बाद यहाँ से फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स आप अपने आर्ग्यूमेंट्स, मेन पॉइंट्स लिखें, सब पॉइंट्स बनाएं, उनके आखिर में कंक्लूजन। ये स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इस बच्चे की आउटलाइन। एसन के अलावा मुझे बताइए इस बच्चे ने सबसे बड़ा मेजर ब्लंडर क्या किया? मैडम ये इंट्रोडक्शन में लिखनी चाहिए थी। मैम थीसिस बिल्कुल, स्टेटमेंट की हेडिंग नहीं देनी चाहिए थी। थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग भी नहीं देनी थी, और पहले यहाँ पे मेन हेडिंग आनी चाहिए थी आउटलाइन की, उसके बाद इंट्रोडक्शन की, और ये जो उसने थीसिस स्टेटमेंट लिखी है ये इंट्रोडक्शन के बाद आनी चाहिए थी। ठीक है, क्लियर? अच्छा खैर, एनीवेज अब हम पढ़ते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट इसने क्या लिखी है और थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। मैं आप लोगों को दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। थीसिस स्टेटमेंट पता क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने स्टैंस ले लिया कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो एक ब्लेसिंग है। ठीक है, और अब थीसिस स्टेटमेंट क्या होगा कि थीसिस स्टेटमेंट पढ़ के ना आपके एग्जामिनर को आपका स्टैंस पता चलना चाहिए, और एक ओवरव्यू मिलना चाहिए कि आपका ऐसे किन किन डायमेंशंस पे बात करेगा, किन किन टॉपिक्स को टच करेगा। ठीक है, या उसका ओवरऑल एक फॉर एग्जांपल मैं आपको अक्सर ये एग्जांपल देती हूँ कि आपकी 3 घंटे की मूवी होती है ना, उसका वो 3 मिनट का ट्रेलर बनाते हैं। ठीक है, सो थीसिस स्टेटमेंट इज लाइक ट्रेलर ऑफ योर एसे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि इसने थीसिस स्टेटमेंट कैसी लिखी है और सही भी लिखी है कि नहीं लिखी। डिजिटलाइजेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इंडीड अ ब्लेसिंग। अब मैं एग्जामिनर हूँ, ठीक है, मुझे पहली लाइन पढ़ के समझ आ गई कि इसने जो ऐसे है उसमें स्टैंस लिया है कि डिजिटलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लेसिंग है इन द लॉन्गर रन एज। अब देखो स्टैंस
थीसिस स्टेटमेंट के ना दो पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 आर्गुमेंटेटिव में, डिस्क्रिप्टिव में तो आप जनरली कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, सिर्फ डायमेंशन ही बता दें। आर्गुमेंटेटिव में आपने इसके दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में उसने बता दिया अपना स्टैंस, आगे वो स्टैंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगा या डायरेक्शन बताएगा ऐसे की कैसे कि एज इट इज हाईली कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ, कम्युनिकेशन, इंटरैक्शन एंड एजुकेशन अमंग अदर्स। अब उसने बता दिया कि ये ब्लेसिंग है इन द लॉन्गर रन, क्योंकि ये ऐसे 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 चीजें इंप्रूव कर रही है। और आगे अमंग अदर्स लिख दिया उसने कि भाई इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ऑब्वियसली आप अपने सारी आउटलाइन थीसिस स्टेटमेंट में तो नहीं लिख देनी होती ना। तो जो मुझे अब आप लोग बताएंगे इसकी थीसिस स्टेटमेंट को आप क्या रेट करते हैं आउट ऑफ 100? मेरे पुराने स्टूडेंट्स जो थीसिस स्टेटमेंट लिखना पढ़ चुके हैं, नए स्टूडेंट्स को शायद मैंने आप बता दिया। 35 to 40% out of 100. सॉरी, say it again, I couldn't hear you. इसकी थीसिस स्टेटमेंट टेक्निकली बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि वो जो दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं थीसिस स्टेटमेंट की, कि स्टैंस पता लग गया मुझे, और मुझे ये भी पता लग गया कि ये अपने एसएमए किन किन एस्पेक्ट्स पे बात करेगा। सो दिस इज करेक्ट, राइट। यहाँ पे तो हो गया सॉल्व आपका थीसिस स्टेटमेंट वाला मसला। अच्छा, अब आप लोगों ने असाइनमेंट ये करनी है, मुझे वो एक तो मैंने आप लोगों की मैम, एक इंट्रोडक्शन वाली क्वेश्चन है। चीजें करनी थी, और वो आप लोगों ने फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट किए, अपनी फैक्ट बुक बनाना शुरू किए अपने फेवरेट टॉपिक पे। यस मैम। गुड, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, पुराने नए दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये है कि थीसिस स्टेटमेंट हम इतनी दफा रिवाइज कर चुके हैं, अभी मैंने आपको दोबारा बता दिया है। आप लोग प्लीज कोशिश करें हर रोज 1 से 2 टॉपिक्स को, पहले तो आप लोग एक पेपर उठाएं, उसमें से अपना फेवरेट टॉपिक पिक करना सीखेंगे। आप लोगों को कितना टाइम लगता है, उस टॉपिक के ऊपर थीसिस स्टेटमेंट बनाएं। डेली बेसिस पे 2 से 3 टॉपिक्स पे थीसिस स्टेटमेंट्स बना दिया करें। देखो इतनी सी तो बात होती है, 2-3 लाइंस लिखनी होती हैं, कोई इतना बिग डील नहीं है। फिर हम आ जाते हैं आउटलाइन पे। अब साथ साथ आप लोगों ने पेपर प्रेजेंटेशन भी देखनी है। इस बच्चे की पेपर प्रेजेंटेशन बिल्कुल ठीक है, यूज ब्लू और ब्लैक मार्कर। जी जी, एक्सक्यूज मी मैम मैं क्वेश्चन है, जो आपने अभी थीसिस स्टेटमेंट दिखाई है, इनका मतलब एक ही सेंटेंस में उन्होंने पूरी बात कर दी है, कंपाउंड सेंटेंस में, तो हमें क्या 2 से 3 सेंटेंस बनाने चाहिए या एक में ही हो जाए तो वो ठीक है? डिपेंड करता है कि आपकी टाइप ऑफ थीसिस स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है कि आप चाहे तो कंपाउंड सेंटेंस में लिखें, चाहे तो सिंपल सेंटेंसेस बना दे 2-3, चाहे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना दे, दैट्स कंप्लीटली अप टू यू, ठीक है। लेकिन आइडियली थीसिस स्टेटमेंट की जो लेंथ है ना, वो 3 से 4 लाइन से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, और 1 लाइन की थीसिस स्टेटमेंट भी नहीं बनानी, जो मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। अच्छा, इसी तरह आप लोगों ने कैपिटलाइज्ड वर्ड्स में आउटलाइन की हेडिंग दें, सब हेडिंग बनाएं इंट्रोडक्शन की, यहाँ पे अपना आपने लिख देना है थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं ओके, ब्रीफली हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की भी बात कर लेते हैं। अब इंट्रोडक्शन इस ऐसे का कैसा बनेगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन की मैंने आपको 2-3 तरीके सिखाए हुए हैं। या तो आप किसी बेहतरीन किस्म की कोटेशन से स्टार्ट कर लें, या आप किसी एग्जाम्पल से स्टार्ट कर लें, या आप किसी हिस्टोरिकल इवेंट से स्टार्ट कर लें, या आप अपनी किसी इमेजिनेशन या सेल्फ क्रिएटेड स्टोरी से स्टार्ट कर लें, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल इस ऐसे को अगर देखूं तो इसने स्टांस लिया था डिजिटलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसने कहा कि ये ब्लेसिंग है, ठीक है। आप इसके अंदर ये एग्जांपल दे सकते हैं कि आपका इंट्रोडक्शन, देखो इंट्रोडक्शन के जो जरूरी पार्ट्स हैं वो क्या हैं। एक तो इसका एक पैराग्राफ होना चाहिए, इंट्रोडक्शन का सिर्फ एक पैराग्राफ होना चाहिए। कुछ बच्चे 3-4 पैराग्राफ्स में उनका इंट्रोडक्शन ही खत्म नहीं होता, नेवर डू दैट। एक चीज, दूसरी चीज के इंट्रोडक्शन का ना जो स्टार्ट है ना, वो बड़ा इंप्रेसिव होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो इंप्रेसिव सी कोटेशन हो, चाहे वो कोई बहुत ही इंप्रेसिव सी एग्जांपल हो। अगर मैं इसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शंस आपको दिखाऊं, आपको आपके सामने बोलूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि education is the most powerful weapon that you can use to change the world, as said by Nelson Mandela। ये बहुत उसकी फेमस कोटेशन है, ठीक है। और यहाँ से फिर आगे ऑनवर्ड्स मैं बताती रहूं, ठीक है। अगर कोई एजुकेशन के टॉपिक पे आया हुआ है ऐसे तो ठीक है, उसको मैंने एजुकेशन की कोटेशन से स्टार्ट कर दिया। ये फॉर एग्जांपल डिजिटलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आया हुआ है। मैं कह देती हूँ कि एक रियल लाइफ सिचुएशन बना लेती हूँ कि फॉर एग्जांपल एक XYZ या असलम वाज अ
kid who was living in northern areas of Pakistan, and he was here in Islamabad to study. और फिर उसके बाद COVID-19 आ गया, and due to this pandemic हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए, वो वापस चला गया, ठीक है। और हैट्स ऑफ किसको? डिजिटलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ई लर्निंग को, कि टुडे वी आर blessed with the facility of online teaching and learning, और उस बच्चे का हर्ज नहीं हो रहा, और उसने अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लिया और वो ग्रेजुएट हो गया। बेसिकली एक बच्चे की मिसाल दे के मेरा पॉइंट क्या आया कि ई लर्निंग की वजह से वो बच्चा पढ़ने के काबिल हुआ जो पहाड़ों के अंदर कहीं रहता था। अगर इंटरनेट नहीं होता तो आपके लिए डिस्टेंट लर्निंग पॉसिबल ना होती, ठीक है। आपके रेवेन्यूज ज्यादा लगते हैं, खर्चा ज्यादा होता है ना, जब आके आप लोग दूर दराज इलाकों से इस्लामाबाद आते हो, रहने के लिए हॉस्टल का पे करना होता है, ट्रैवल का कॉस्ट ज्यादा होती है, और बेतहाशा रीजंस। सो बेसिकली मैंने एक एग्जांपल उठाई, रियल लाइफ स्टोरी सिनेरियो उठाया या एक एज्यूम की स्टोरी, और उस स्टोरी से मैंने अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर लिया, ठीक है। इंट्रोडक्शन का मैंने आपको तरीका क्या बताया था कि आपने जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आना है, ठीक है। इन्वर्टेड ट्रायंगल, उल्टी ट्रायंगल, ठीक है, कि आप पहले जनरली किसी कोटेशन से, किसी एग्जांपल से, या जनरली आप डिजिटलाइजेशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फिनोमेना को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए, जी बिल्कुल रियल लाइफ स्टोरीज भी ऐड कर सकते हैं शाजिया। जनरली आप उस टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते करते आए, और पॉइंट जो इन्वर्टेड ट्रायंगल का पॉइंट है, दैट मीन्स कि इंट्रोडक्शन की जो आखिरी 2-3 लाइंस हैं उसमें आके आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। इस बच्चे का भी हम जरा इंट्रोडक्शन पढ़ के देखते हैं और फिर हम उसको रेट करेंगे कि यार उसने कैसा लिखा। Today we are living in a virtual world in which communication, interaction, trade, business and knowledge is just one click away. अब इसने क्या किया, अच्छी लाइन है ये, ठीक है, उसने कोई स्टोरी नहीं इसके अंदर ऐड की, कोई एग्जांपल नहीं ऐड की, कोई कोटेशन नहीं ऐड की, लेकिन एक कैची सी लाइन उसने बना दी कि यार एक क्लिक अवे है ये सारी चीजें। अब ये बेसिकली क्या कर रहा है, कहानी बना रहा है, तमहीद बांधेगा, फिर स्पेसिफिक पे आएगा। All this had been made possible due to the growing trend of digitalization and artificial intelligence. A century ago, man would not have think of this increased globalization and massive interdependence as he was not blessed with the improved versions of digital technologies. अब उसने बीच में थोड़ी सी historical एक झलक भी दे दी। This is also impressive कि जी पुराने जमाने में आप ये चीजें imagine भी नहीं कर सकते थे। Okay, ये मैंने पढ़ लिया। People were born, lived and died to the same place while getting married to one person and doing the same job throughout their lives. But today we does not have to confine to our birthplaces. Lot of grammatical mistakes. We are free to go anywhere in the world. We are free to communicate to any person around the globe. We can travel to far off places for education and other purposes. Acha. Thus life has become much easier due to revolution being brought by the introduction of new modes of communication, travel, interactions among others. ठीक है, अब ये यहाँ तक उसने क्या प्रूव किया। अब ये एक अच्छा कंपैरिजन था। देखो एट टाइम्स आप अपने इंट्रोडक्शन को कैसे कैची या इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। उसने कंपेयर कर दी पुराने जमाने के बंदे की लाइफ को आजकल के बंदे की लाइफ से, कि पुराने जमाने में आपको एक ही जगह आप रहते थे, इतना ट्रैवल नहीं करते थे, एक ही जगह पे आप लोगों की जॉब होती थी, और मतलब एक ही बंदे से जिससे माँ बाप ने शादी करा दी, बस बात खत्म। आजकल क्या है, मल्टीपल एवेन्यूज हैं, कितने जल्दी हम, कितना इजी है ट्रैवल करना, ठीक है, हम पूरी दुनिया घूम रहे होते हैं, हम बहुत फ्रिक्वेंटली जॉब स्विच कर रहे होते हैं, इवन आपको पार्टनर हंट के लिए भी इतनी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, ठीक है। और इसीलिए हम लोग बड़ा रिपीटेडली ऑन अ लाइटर नोट ये अपने मैरिटल रिलेशनशिप्स के अंदर भी जो है ना वो इतनी खैर हमारी कोई स्टेबिलिटी नहीं है। सो ये उसने क्या किया, कंपैरिजंस कर दिया, ठीक है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है। पढ़ के इंटरेस्टिंग लगा ना आप लोगों को? ओके, देयर इज जस्ट 1 मिनट लेफ्ट, 1 मिनट बाद मीटिंग एंड हो जाएगी, तो यू गाइस कैन जॉइन विद द सेम लिंक, तब तक हम ये पढ़ते हैं। However, some people think that this improved version of life have caused a number of problems, including increased generation gap and giving a false perception of beauty, happiness and true relationships. अब उसने देखो एक लाइन के अंदर सिर्फ अपना एंटी थीसिस लिखा है, ठीक है, कि हाँ ये ब्लेसिंग है, लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि इसने ये प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, फिर साथ ही वो वापस अपनी बात पे आ गया। ये नहीं कि उसने अब आधा इंट्रोडक्शन का आधा पैराग्राफ एंटी थीसिस लिख दिया। But we have to keep this thing in mind that there is nothing wrong with the technology. What we really have to do is to adapt to this new version of digital life